हे गाइस, कैसे हो आप लोग। हम लोगों ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ तो लिया था और पढ़ के काफी मजा भी आया हम लोगों ने रेगुलर सेशन में। लेकिन व्हाट मेक्स इट हायर जब हम इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाए और पूरा पढ़ा हुआ एक सिंगल सेशन में रिविजन करें, क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियसली मैं हूं ना। आज हम लोग करने वाले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का वन शॉट रिविजन। ऑलरेडी आप लोगों के लिए मैंने अपलोड कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, आज पार्टनरशिप एक्ट का हो रहा है और नेक्स्ट जो मैं प्लान कर रही हूँ इट वुड बी कंपनीज एक्ट एंड आई ऑल्सो डू इट फॉर सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑल्सो। ठीक है, वो मैं सोच रही हूँ मस्त लाइव लेंगे, उसमें बहुत मजा आता है। तो एक्चुअली मजा इसमें भी आता है बट उसमें भी बहुत आता है। तो हम लोग इस तरीके से पूरा प्लान करते हैं ताकि अभी इट्स हाई टाइम कि आफ्टर ऑल दीज वन शॉट्स यू विल बी एबल इनफ टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द टेस्ट। पिछली बार मैंने जो लाइव टेस्ट लिया था 3 घंटे का, उसके बाद मुझे काफी पॉजिटिव रिव्यूज आए थे बच्चों की साइड से कि मैम बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया हमारा 3 घंटे का पेपर देख के। और अभी तो आईसीएआई ने पेपरों की बौछार करी हुई है, इतने सारे मॉडल पेपर्स दिए हुए। मतलब मुझे लगता है वो 10 पेपर्स तो सॉल्व करने ही चाहिए हर बच्चे को। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस क्विकली बिगिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वन शॉट रिविजन। यूनिट नंबर 1 जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। सो बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले हम देखेंगे पार्टनरशिप क्या होता है। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है जहां पे सारे लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। अब कोई एक जना भी कर सकता है सबके बिहाफ पे या सारे मिलकर भी कर सकते हैं ना। जो लोग पार्टनरशिप में एंटर होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंडिविजुअल लेवल पे पार्टनर्स। उन सबको साथ में मिलाकर हम कहते हैं ये तो फर्म है और उसका जो भी नाम वो लोग रखते हैं वो कहलाता है फर्म नेम। ओके, और उसी से हमारे 5 एलिमेंट्स बन गए पार्टनरशिप के कि दो या दो से ज्यादा लोगों का एसोसिएशन है, एग्रीमेंट से बनता है। There has to be certain business में profit sharing compulsory and business carried on by all or any of them acting for all, एक एक करके। Yes, it is an association of 2 and more person। अब देखो की पॉइंट्स बता रही हूँ तुमको, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। लेकिन हम उन्हीं पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो लीगली रिकॉग्नाइज्ड पर्सन है। यानी कि एक पार्टनरशिप हम दूसरी पार्टनरशिप हम की पार्टनर बन सकती है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड फर्म, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पर्सन नहीं है। ठीक है, माइनर क्या पार्टनर बन सकता है किसी पार्टनरशिप फर्म का? वैसे तो नहीं, लेकिन अगर सारे पार्टनर्स का कंसेंट मिलता है और उसको सिर्फ प्रॉफिट्स में से शेयर दे रहे हैं तो बिल्कुल बन सकता है। ओके, पार्टनरशिप साइलेंट होती है कि मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट में वो लिमिट अभी 50 सेट करी हुई है। 100 मैक्सिमम हो सकते हैं, एज ऑफ नाउ इट इज 50। नंबर 2, देयर हैज टू बी एन अग्रीमेंट। दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपसी सहमति जरूरी है, म्यूचुअल कंसेंसस जरूरी है, जिसको हम कहते हैं अग्रीमेंट। ये वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, अपनी मर्जी से की गई। और ये जो वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है ये ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिफाइन करती है पार्टनर्स के बीच में। ओके, नेक्स्ट, देयर हैज टू बी सम बिजनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द पीपल हु आर एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप, उनके बीच में बिजनेस का होना जरूरी है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस इट मींस एनी ट्रेड ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन। सेकेंडली, बिजनेस का मोटिव होना चाहिए एक्विजिशन ऑफ प्रॉफिट। आई एम डूइंग बिजनेस बट मेरा मोटिव है कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, नहीं, फिर आप पार्टनरशिप मत कीजिए, आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट थिंग, इट इज एन अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक अग्रीमेंट है जिससे लोग प्रॉफिट को शेयर करते एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक बहुत ही असेंशियल फीचर है पार्टनरशिप का। बिना प्रॉफिट शेयरिंग के पार्टनरशिप कैसी, किस बात के लिए पार्टनर बन रहा है ना। अब वो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं ना। क्या प्रॉफिट जिस तरह से शेयर करना कंपल्सरी है वैसे लॉसेस भी शेयर करना कंपल्सरी है? नहीं। अगर किसी पार्टनर में कोई एक पार्टनर अग्री है कि सारे लॉसेस वो बियर करेगा और प्रॉफिट सारे मिलकर लेंगे, किसको दिक्कत है? समझ गए? तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर कुछ ना दे रखे तो लॉसेस भी उसी रेशियो में बांटते हैं ना। को-ओनर्स जो कि मिलकर एक जमीन खरीद रहे हैं तो वो क्या पार्टनर्स कहलाएंगे? नहीं, बिकॉज इट्स नॉट अ बिजनेस। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या क्लब में 4 लोग मिलकर कुछ समाज सेवा करें, इट इज ऑल्सो नॉट पार्टनरशिप बिकॉज बिजनेस नहीं, प्रॉफिट मोटिव नहीं है। ए और बी ने मिलकर एक कॉटन खरीदा उसको ट्रेड करने के लिए और उन्होंने कहा सिटी में जाकर हम उसको बेच देंगे
और जो भी प्रॉफिट आएगा आपस में बांट लेंगे। इट इज पार्टनरशिप। इवन एक सिंगल ट्रांच के लिए भी अगर कमर्शियल मोटिव से बिजनेस में एंटर किया जा रहा है, इट इज अ वैलिड पार्टनरशिप। ओके, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस सारे मिलकर भी कर सकते हैं या कोई एक जना भी सबके बिहाफ पे कर सकता है। इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को कहा जाता है कि कार्डिनल प्रिंसिपल। एंड व्हाई वी कॉल इट एज कार्डिनल प्रिंसिपल? बिकॉज इट इज हार्ट। समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है, और सारे पार्टनर्स फर्म के एजेंट है। ओके, यानी सब एक दूसरे के लिए बाइंड होते हैं। और ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे ये वहां भी मौजूद है। ओके, सो एक केस हमने पढ़ा था केडी कामत एंड कंपनी का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ना 2 कंडीशन ले डाउन कर ली थी कि जब लोगों ने कहा पार्टनरशिप है नहीं है, कैसे पता लगेगा। तो उन्होंने कहा देखो यार, सबसे पहले तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग, लॉस शेयरिंग है कि नहीं है? लॉस शेयरिंग नहीं भी चलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग है क्या? है। और अगर किसी एक पार्टनर से कुछ गड़बड़ हो भी गया तो क्या सारे पार्टनर्स लॉस बियर करने को तैयार है? हाँ। प्रॉफिट शेयरिंग भी सब करेंगे? हाँ। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक अकाउंट कोई अकेला मैनेज कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे कोई एक ही जना साइन कर रहा है। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मतलब इट इज अ वैलिड पार्टनरशिप। और उसी से यहाँ पर ये ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप आया सेक्शन नंबर 6 में, है ना। जब भी हम बेसिक करते हैं तो एक जनरल मेंटालिटी होती है, मतलब मेरी तो हमेशा से थी कि अभी तो टीचर चलो बेसिक पढ़ा रहे हैं, इसमें तो क्या ही एग्जाम में आएगा। लेकिन लेट मी टेल यू, पार्टनरशिप एक्ट में एलिमेंट्स भी पूछे गए हैं। और ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो ये भी 5 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है कई बार। इंपॉर्टेंट है। सो पार्टनरशिप इज व्हाट? इट इज एन एग्रीमेंट। सो इट इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट एंड ये स्टेटस से नहीं बनता। जैसे HUF है, बर्मिस ब्रदर्स, हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो अग्रीमेंट से बन सकता है, करेक्ट। लेकिन पार्टनरशिप जो है वो एक्चुअली स्टेटस से बन सकता है। हस्बैंड वाइफ हो ना, बिजनेस साथ में कर लो, एक ही फैमिली की हो ना, ठीक है कोई बात नहीं, आप HUF बना सकते हो। लेकिन पार्टनरशिप में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और आपसी सहमति, दैट इज अग्रीमेंट। वो की है पार्टनरशिप लॉ का। ओके, नंबर 2, देयर हैज टू बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप में अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग नहीं कर रहे हो तो वो वैलिड पार्टनरशिप है ही नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज यार सिंपल है, अगर कोई आपके साथ बिजनेस में एंटर हो रहा है एज अ पार्टनर, वो खुद को पार्टनर कहलवा रहा है, उसको क्या ही मिलेगा अगर आप प्रॉफिट भी नहीं दोगे उसको तो, है ना। सो एनीवन हु इज बीइंग अ पार्टनर, हु इज बिहेविंग लाइक अ पार्टनर, हु वांट्स टू बी योर पार्टनर, you should make that person your partner by sharing something. And what can you share? Obviously profit. लेकिन ना वो प्राइमरी एविडेंस है, वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। क्यों? देख के ऐसा लग रहा है पार्टनर है, पर क्या हम कह सकते हैं 100% पार्टनर है? नहीं, क्योंकि देयर आर पीपल जो पार्टनर नहीं होते, उनको भी हम प्रॉफिट दे देते हैं। जैसे कि मनी लेंडर, सर्वेंट या एजेंट, रेम्यूनरेशन के बदले में उनको कभी कभी हम प्रॉफिट शेयरिंग दे देते हैं। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो जो भी उसका लीगल हेयर है, उसकी विडो या उसका चाइल्ड, तो उसको भी हम जब तक पैसा नहीं दे पाते तब तक प्रॉफिट शेयरिंग देते रहते हैं। या फिर अगर किसी से हमने बिजनेस खरीदा और उसका फुल सेटलमेंट नहीं कर पाए तो हम उसको भी प्रॉफिट में से शेयरिंग दे देते हैं। सो दीज पीपल, आर दे अवर पार्टनर्स? आंसर इज नो, येट दे बिहेव लाइक पार्टनर्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट, एजेंसी, एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। ये जो है ना म्यूचुअल एजेंसी, ये कार्डिनल प्रिंसिपल है पार्टनरशिप लॉ का। हम अगर पार्टनरशिप में हैं तो एक बहुत ही बेसिक सी चीज है कि यार उसमें ना म्यूचुअल एजेंसी मस्ट है। हम बाकी के पार्टनर्स ने अगर कुछ किया तो उसके लिए हम लायबल हैं, हमने कुछ किया तो बाकी के पार्टनर्स लायबल हैं। सो वट एवर अ पार्टनर्स डू ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, इट बाइंड्स ऑल द पार्टनर्स। अच्छा हुआ तो सबको प्रॉफिट मिलेगा और खराब हुआ तो सबको बियर करना पड़ेगा। Understood? तो mutual agency is must. Similarly, there was another case between Santi Ranjan Dasgupta versus Dazzler and Muzammal, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड किया था कि अगर पार्टीज के पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है पार्टनरशिप के, अकाउंट एंट्रीज नहीं है, दोनों ने कोई मिलकर बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं किया है, ना ही उन्होंने कोई भी इंटीमेशन लेटर भेजा डेप्यूटी डायरेक्टर को, और कोई कोई तरीका नहीं है जिससे वो साबित कर सके कि पार्टनरशिप है या नहीं है, ऐसे में उसे हम कंसिडर करेंगे कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करता ही नहीं। ओके,
So in case like there's a dispute between the people, one is saying कि हम partnership में थे, other कह रहा, the other person is like कौन सा partnership, तो सुप्रीम कोर्ट सिंपल पूछेगी कि यार इज देयर एनी एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप, एंड इफ द आंसर कम्स नो, then they will assume that there is no partnership at all. I hope this is clear. कोई डाउट, कोई क्वेरी यहाँ तक? नहीं ना? चलो फिर अब हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन में। पार्टनरशिप एक बहुत ही सुलझावा टाइप ऑफ बिजनेस है, लेकिन काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, बिटवीन पार्टनरशिप एंड क्लब, पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन। तो आज वो डिफरेंस हम क्लियर कर देते हैं। पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस है? तो कंपनी का बेसिक फीचर होता है कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना? कंपनी इज हैविंग लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एंड कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन। ये चारों चीजें पार्टनरशिप में नहीं है। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है, ठीक है? हर एक मेंबर की वैसे ऑलमोस्ट लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कंपनी में। इफ इट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी तो बात अलग, नहीं तो लिमिटेड ही होगी। पार्टनरशिप में तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी ही होती है। मेंबर्स कंपनी के एजेंट नहीं होते हैं, पार्टनर्स तो कंपनी के एजेंट ही होते हैं, राइट? कंपनी परपैचुअल होती है, मेंबर्स के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। पार्टनरशिप फॉर्म देन पार्टनर्स जब चाहे तब शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते इधर उधर, कंपनी के मेंबर्स कर सकते हैं, है ना? देन प्रॉफिट्स जो भी है पार्टनरशिप फर्म में, दैट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स पार्टनरशिप में, ठीक है? लेकिन अगर कंपनी है तो कंपनी के मेंबर्स को ऐसे ही प्रॉफिट नहीं दे सकते। वहां पर क्या होगा? वहां पर आप कहोगे कि हम डिविडेंड दे रहे हैं मेंबर्स को, ओके? पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी हर एक पार्टनर टोटल डेथ्स के लिए लाइबल होता है नॉट। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है उसके अंदर जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है। गारंटी कंपनी में भी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी होती है, पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर पार्टनर्स की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म का जो एस्टेट है वो क्या होगा? उसमें पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, मतलब पार्टनर्स का ही वो पर्सनल एसेट की तरह माना जाएगा, ठीक है? कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स खुद ही मैनेज कर लेते हैं फर्म को। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है इन केस ऑफ पार्टनरशिप। कंपनी तो फॉर्म ही नहीं हो सकती बिना रजिस्ट्रेशन के। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है कभी भी जब पार्टनर्स चाहे तो। कंपनी क्योंकि एक लीगल पर्सन है तो वो वाइंड अप होता है प्रॉपर तरीके से, और रजिस्ट्रार ही उसे स्ट्रंक ऑफ कर सकता है, ठीक है? मैक्सिमम पार्टनरशिप फर्म में मेंबर हो सकते हैं 100 एज पर कंपनीज एक्ट, जो अभी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है 50 पे। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, 1% कंपनी में एक मेंबर हो सकता है। कंपनी परपैचुअल है, फर्म परपैचुअल नहीं है। तो मतलब हमने काफी तो वैसे ही डिफरेंसेस डिस्कस कर लिए थे। ध्यान रखना अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सब याद करने की जरूरत नहीं, 6 डिफरेंसेस इनफ होता है ना? चूज एनी ऑफ द 6। नेक्स्ट, पार्टनरशिप और क्लब में क्या डिफरेंस होता है? तो पार्टनरशिप एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट अर्निंग के लिए बिजनेस करते हैं। क्लब रिक्रिएशन के लिए होता है। यहाँ पे अर्निंग प्रॉफिट इज नॉट द मोटिव। मेंबर्स के हेल्थ, रिक्रिएशन, फैसिलिटीज के लिए क्लब फॉर्म होता है। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के एजेंट होते हैं। क्लब में मेंबर्स को एक दूसरे से एज सच लेना देना नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म का इंटरेस्ट होता है, पार्टनर्स का इंटरेस्ट होता है फर्म की प्रॉपर्टी में। पार्टनर्स क्लब की प्रॉपर्टी में ऐसे डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं ले सकते, मेंबर्स नहीं लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म में अगर कुछ भी चेंज होता है तो फर्म का इफेक्ट ही चेंज हो जाता है ना, फर्म को एक तरह से हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। मेंबर्स के आने या जाने से क्लब को फर्क नहीं पड़ता है। कमिंग टू द एग्जाम्पल, क्लब के तो बहुत सारे एग्जाम्पल, लायंस क्लब, क्लब महिंद्रा, है ना, कंट्री क्लब, ये सारे क्लब्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, हाउ पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम HUF। पार्टनरशिप हमेशा अग्रीमेंट से बनता है, HUF है वो स्टेटस से बनता है। अगर डेथ हो जाती है पार्टनर की तो डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप का। अगर मेंबर की डेथ होती है, HUF डज नॉट गिव राइज टू डिसोल्यूशन ऑफ फैमिली बिजनेस। समझ गए? यहां तक तो आई होप क्लियर होगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट, सारे पार्टनर्स बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, वहां सिर्फ करता पार्टिसिपेट करता है। हर एक पार्टनर बाइंड करता है फर्म को, सिर्फ करता बाइंड कर सकता है।
पार्टनरशिप फॉर्म में सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, एचयूएफ में सिर्फ कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकते हैं, नहीं दिखाने पे फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। एचयूएफ में ऐसा नहीं है। मेंबर्स सिर्फ जब फर्म डिवाइड होती है तब अकाउंट्स देखते हैं। एचयूएफ गवर्न करता है हिंदू लॉ, पार्टनरशिप फर्म को गवर्न करता है पार्टनरशिप एक्ट। माइनर पार्टनरशिप फर्म में या तो एडमिट ही नहीं होगा, और अगर होगा तो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए होगा, सारे पार्टनर्स के कंसेंट के साथ। एचयूएफ में तो जैसे ही बेबी बॉर्न होगा इमीडिएटली वो एचयूएफ का हिस्सा बन जाएगा। फर्म is subject to the contract between the partners. However, HUF has continuity until it is divided. Okay? पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं, लेकिन एचयूएफ में से कोई अपर लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। फैमिली है भैया, कितनी बढ़ सकती है। पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर का डेफिनेट शेयर होता है, एचयूएफ में ऐसा कोई शेयर डिसाइडेड नहीं। पार्टनरशिप और को ओनरशिप में क्या फर्क है? पार्टनरशिप हमेशा कॉन्ट्रैक्ट से, चाहे वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, उससे बनता है, लेकिन को ओनरशिप जो है वो ऑपरेशन ऑफ लॉ या इनहेरिटेंस से आता है। पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट है, को ओनर्स एक दूसरे के एजेंट नहीं होते। कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट यानी कि प्रॉफिट और लॉस शेयर होता है पार्टनरशिप में। ओनरशिप में जरूरी नहीं है शेयरिंग हो प्रॉफिट और लॉसेस की। पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए जब भी हमें इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है, तो ओनर एक दूसरे से पूछते ही नहीं, अपना हिस्सा कोई भी ओनर बेच देता है। ओके। पार्टनरशिप और एसोसिएशन, पार्टनरशिप का मोटिव है बिजनेस करना और प्रॉफिट अर्न करना। एसोसिएशन सोशल कॉज के लिए होता है और इसका मोटिव है चैरिटेबल सोसाइटी की तरह काम करना। यहाँ पर हमारा डिफरेंसेस खत्म हो गया है। हाउ पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पे। सो ड्यूरेशन के बेसिस पे दो तरह की पार्टनरशिप होती है, एट विल, फिक्स पीरियड। एंड बिजनेस के एक्सटेंट पे दो तरह की पार्टनरशिप होती है, पर्टिकुलर, जनरल। ठीक है, तो कभी भी अगर पार्टनरशिप फर्म में कहीं भी पीरियड मेंशन ही नहीं है या फिर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जिसे पीरियड निकाल सके, तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। विल मतलब इच्छा, जब तक होगी तब हम साथ में बिजनेस करेंगे। लेकिन अगर बाय चांस पार्टनरशिप के किसी भी एग्रीमेंट से, किसी भी डॉक्यूमेंट से या कहीं से भी हम लोग क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितनी पीरियड की पार्टनरशिप है, तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, पार्टनरशिप और फॉर फिक्स्ड पीरियड का अगर फिक्स पीरियड खत्म हो जाता है और फिर भी पार्टनरशिप चलती जाती है, तो फिर हम कहते हैं कि ये पार्टनरशिप एट विल ऑटोमेटिकली बन गई, बिना किसी कन्वर्जन प्रोसेस के। ठीक है, फिक्स पीरियड के बाद भी पार्टनरशिप चलाए जा रहे हैं। कौन सी पार्टनरशिप बन गई? वो पार्टनरशिप एट विल। इज इट अंडरस्टूड? कुछ भी डाउट है तो यहां पूछ लो मुझसे। नेक्स्ट, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप है जहां पर पार्टनरशिप इज जनरली ऑर्गेनाइज फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी सिंगल एडवेंचर। ये पर्टिकुलर काम हम करेंगे, पर्टिकुलर वर्क के लिए हम पार्टनर्स बने। समझ गए? तो अगर कभी भी ऐसा होता है तो उस केस में, एक सेकेंड ना, हाँ जी, तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप में हमेशा ऐसा होगा कि कोई सिंगल एडवेंचर के लिए, किसी सिंगल बिजनेस के लिए या सेट बिजनेस पर्पसेस के लिए ही हम पार्टनर बनेंगे। सो आई एम पार्टनरिंग विद समवन बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड ए बी सी, सिर्फ इसी वजह से। ओके, वी आर गोइंग टू बी पार्टनर फॉर रेस्पेक्टिव बिजनेसेस ओनली। लेकिन जनरल पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। दो लोग पार्टनर बन गए ना, वो कोई भी और कैसे भी बिजनेस के लिए एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। अब वहां पर किसी भी तरीके का वो नहीं है कि मतलब मैं एक बिजनेस ही करूंगा, मैं दो भी करूंगा। इट इज अप टू देम, दे वांट टू एंटर, दे कैन एंटर इन 10 डिफरेंट बिजनेसेस। ठीक है, कमिंग टू पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जो है वो हमेशा बनता है एक एग्रीमेंट से। कोई पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, कोई पर्टिकुलर वो उस सब चीजों की जरूरत नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप डीड रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, एंड वी प्रेफर इट बीइंग इन राइटिंग ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो। अगर राइटिंग में डॉक्यूमेंट है तो उसमें सारे टर्म्स और कंडीशंस लिखे होंगे, और वो डॉक्यूमेंट को हम स्टैम्प एक्ट के थ्रू स्टैंपिंग करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं। अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो पूछना ही नहीं है, फिर तो राइटिंग में भी चाहिए, स्टैम्प्ड भी चाहिए। इमूवेबल नहीं है तब तो रिटर्न अग्रीमेंट नहीं भी रहा तो भी चलता है। समझ गए क्या क्या होगा? यहाँ पे मैंने तुम लोग को माई सेल्फ सिखाया था ना,
My name is, my father's name is, वैसे your firm name, your partner's name, parents name, नेम एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर हम लोग घर में क्या बोलते हैं, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ओके। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, डेट ऑफ बर्थ, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, योर एज, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कौन ज्यादा प्यार, आप किसको ज्यादा प्यार करते हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपसे ज्यादा मम्मा प्यार करती है पापा, ओके। देन व्हाट अबाउट एडमिशन, यानी सिबलिंग्स कितने हैं, एंड रिटायरमेंट, व्हाट अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स, कितने ग्रैंड पेरेंट्स अभी भी है, ओके। Then rates of interest, capital, drawing, loan, settlement of account, pocket money, सैलरी कमीशन, पॉकेट मनी हो गया। अगर झगड़ा हो जाए तो सेटल कैसे करते हैं घर वाले, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, एंड एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, वो हरकत जिसे सीधा घर से किक आउट कर देंगे, ठीक है। पहला यूनिट खत्म होने वाला है, पता ही नहीं लगा। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, पहला टाइप है एक्चुअल, एक्टिव, ऑस्टेंसिबल, ये पूछा जाता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन फॉलोइंग पार्टनर, 2-2 मार्क्स के 3 पार्टनर्स पूछ लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। So actual partner is a partner who is partner by agreement and who is actively participating in conduct of the business. सब लोगों को पता है कि वो पार्टनर है, तो जब वो रिटायर होगा तो उसे पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी है, ताकि वो खुद को लाइबिलिटी से फ्री कर सके, बाकी के पार्टनर्स की लाइबिलिटी से। सिमिलरली स्लीपिंग पार्टनर इज ऑल्सो पार्टनर बाय एग्रीमेंट, सेम टू सेम, लेकिन वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, नॉट इन द बिजनेस। नाउ स्लीपिंग पार्टनर जब रहता है फर्म में तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस से शेयर करता है, लेकिन जब वो रिटायर होता है ना, उसे पब्लिक नोटिस नहीं देना पड़ता है। दैट इज इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर अब कौन हुआ? सो नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो पार्टनरशिप फर्म को अपना नाम लेंड कर देता है, लेकिन उसको फर्म में एक्चुअली कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही वो फर्म का प्रॉफिट शेयर करना चाहता है, ना ही वो किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट करता है, लेकिन फिर भी वो थर्ड पार्टी के लिए सारे एक्ट्स के लिए लायबल है। सो उसने फर्म को अपना नाम लेंड किया हुआ है, लेकिन उसका कोई रियल इंटरेस्ट है नहीं फर्म में, वो प्रॉफिट्स नहीं शेयर करता है, ना ही बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वो थर्ड पार्टीज के लिए लायबल है, ओके। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, बेस्ट एग्जांपल माइनर। माइनर पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है जो पार्टनरशिप फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग के लिए होता है, वो लॉसेस शेयर नहीं करेगा, थर्ड पार्टी के लिए भी लायबल नहीं होगा, हाँ सिर्फ प्रॉफिट के लिए होगा, लॉसेस के लिए नहीं होगा। इनकमिंग पार्टनर, ऑलरेडी हमारी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म है, उसमें एक नया बंदा आना चाहता है फ्यूचर प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर करने के लिए। आ जाओ, हमारी फर्म चल रही है और चलती रहेगी, लेकिन एक पार्टनर एग्जिट करना चाहता है, जाओ, आउटगोइंग पार्टनर। लेकिन कभी भी अगर ऐसा होता है तो आउटगोइंग पार्टनर को पहले सारे पार्टनर्स को बताना होता है, एंड देन वंस इट इज फाइनलाइज फिर उसे पब्लिक नोटिस दे देना चाहिए। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या पार्टनर बाय स्टॉपल, सेक्शन नंबर 28, एक ऐसा पार्टनर जो पार्टनर है ही नहीं फर्म का, लेकिन उसने खुद को पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट कर लिया, या फिर किसी और ने उसको पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट कर लिया और उसने मना नहीं किया, समझ गए, ओके। सो व्हेन ही हिमसेल्फ रिप्रेजेंट एज पार्टनर, या फिर ही इज परमिटिंग समवन टू बी रिप्रेजेंटेड एज पार्टनर, he is liable like a partner in the firm and to anyone who's on the faith or representation has given credit to the firm। 28 में किसी भी तरह का डाउट, क्वेश्चन, प्रॉब्लम पूछ लो, 1 मिनट दे रही हो। नो मोर डाउट्स, नॉट बैड यार, 24 मिनट्स में भी फिनिश यूनिट 1। यूनिट 2 बड़ा है, यूनिट 3 वापस छोटा भी तो है, ओके। सो रिलेशनशिप्स ऑफ पार्टनर, सो पार्टनरशिप आपस में म्यूचुअल एजेंसी की तरह काम करती है, और एक एक करके हम लोग देखेंगे कौन कौन से सेक्शन है। सेक्शन नंबर 9, जनरल ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर। सिंपल है यार,
अगर मैं किसी पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर हूं, व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय पार्टनर, आई सिंपली एक्सपेक्ट, एक मिनट वापस से ध्यान से सुनो। यूनिट नंबर 1 खत्म हो चुका है और अब हम लोग यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। वेक अप गाइस, बिकॉज ये जो यूनिट है ये बहुत कम इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर और कॉन्सेप्ट पे अगर तुमने फोकस कर लिया तो अलग से बैठ के रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ध्यान से सुनो और देखो मैं किस किस को इंपॉर्टेंट मार्क करा रही हूँ और जिनको इंपॉर्टेंट मार्क नहीं भी करा रही हूँ यार, वो सिलेबस में और कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए उनको एक एक को ध्यान से सुनना ताकि याद ऑटोमेटिकली हो जाए। ओके, शैल वी बिगिन? म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज या म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, ये किस तरह से होता है, क्या होता है, फटाफट शुरू करते हैं। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन नंबर 9, एक्चुअली 9, 10, 11, 12 एंड 13, अगर हम पांचों सेक्शंस की बात करें तो ये पार्टनर्स के रिलेशनशिप ही डिफाइन करते हैं कि हाउ दे रिलेट विद अदर पार्टनर्स, हाउ व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन दे शेयर, ये सारी चीजें इसमें होती है। सो जनरल ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर इज व्हाट, एज पर सेक्शन नंबर 9, अ पार्टनर इज बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म। पार्टनर की भैया बेसिक जिम्मेदारी यही है कि तुम्हें बिजनेस फर्म का जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए परफॉर्म करना है, सो दैट हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ फेथफुल रह सके और ट्रू अकाउंट्स रेंडर कर सके, फुल इंफॉर्मेशन रेंडर कर सके। ठीक है, सो जनरल ड्यूटी इज व्हाट, एक साथ मिलके काम करना है, एक दूसरे के साथ फेथफुल रहना है और ट्रू अकाउंट्स, ट्रू इंफॉर्मेशन रेंडर करनी है। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू सेक्शन नंबर 10, अगर किसी पार्टनर की वजह से या किसी पार्टनर के फ्रॉड की वजह से अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हुआ है तो उस लॉस की भरपाई वो पार्टनर ही करेगा। ठीक है, किसी पार्टनर के फ्रॉड की वजह से अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हुआ है तो उस लॉस की भरपाई वो पार्टनर करेगा। सेक्शन नंबर 11, म्यूचुअल ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ अ पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज है वो लिखे होंगे पार्टनरशिप डीड में, जो उनका आपसी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें। एंड अगर कोई भी चीज हमारे अग्रीमेंट में रिस्ट्रेन कर रखी है, रोका हुआ है कि आप कॉम्पिटेटिव बिजनेस नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन है, तो एज पर सेक्शन 27 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो रिस्ट्रिक्शन वैलिड है। वैसे तो हम किसी को कुछ काम करने से रोक नहीं सकते, लेकिन आप अगर ऑलरेडी पार्टनर हो और आपको कॉम्पिटेटिव बिजनेस के लिए मना करना है, किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 12, ओके, सेक्शन नंबर 12 यहाँ हमें क्या समझाता है कि हर एक पार्टनर को अधिकार है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है। सो इफ आई एम अ पार्टनर ऑफ द फर्म एंड इफ यू आर अ पार्टनर ऑफ द फर्म, हम दोनों मिलकर बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम कर सकते हैं। हर एक पार्टनर डिलीजेंटली बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस एंड एवरी पार्टनर इज बाउंड टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज डिलीजेंटली। नंबर 3, ऑर्डिनरी मैटर्स अगर कुछ भी है पार्टनर्स के बीच में बिजनेस से रिलेटेड तो वो मेजोरिटी से डिसीजन लेंगे, है ना, मेजोरिटी से डिसीजन होगा। हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी कॉपी ले सकता है, और अगर डेथ हो जाती है किसी भी पार्टनर की तो उसका जो लीगल है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या फिर जो उसका ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है और उसकी कॉपी भी ले सकता है। This is all about conduct of business under section 12, 5 चीज है। ठीक है, एंड नंबर 13, सेक्शन नंबर 13 कहता है कि पार्टनर एंटाइटल नहीं होते हैं किसी भी रेम्यूनरेशन के। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो इक्वली बांट लो। पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट के लिए तभी एलिजिबल होंगे जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है उनको भी। देन पार्टनर्स मेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एनी पेमेंट बियॉन्ड द कैपिटल, तो उस केस में अगर कुछ भी पार्टनर से लोन ले रहे हैं तो 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर्स को, अगर कोई और रेट डिसाइड नहीं की है तो। कभी भी अगर पार्टनर ने कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट किया है तो इंटरेस्ट तो देना ही है, लेकिन उस सबके अलावा आपको उस पार्टनर को वापस पैसे भी देना है, जितने लिए होते पैसे तो लोगे। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बंदे ने पैसे दिया था, इमरजेंसी में लॉस से बचाने के लिए पैसा दिया था तो ओके। अगर पार्टनर की तरफ से कोई विलफुल नेग्लेक्ट हुआ है तो पार्टनर की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको इंडेमनिफाई करे या लॉस की भरपाई करे। आई होप यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो।
ओके, इफ आई वुड हैव बीन अ स्टूडेंट, और मैं ये सारा कुछ अगर सेल्फ स्टडी कर रही होती, टीचर ने तो पढ़ा दिया, मैंने भी पढ़ा दिया है ना, अभी आपको खुद से तो रिवाइज करना ही पड़ेगा एक बार, तो हाउ आई वुड हैव डन इट। ये देखो आ गया खाली पेज। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा मैं उसको एक बार क्विकली रिकॉल करने की कोशिश करूंगी। सेक्शन नंबर 9, जनरल ड्यूटी, टू बी just and faithful to each other, and सब चीजें सही से बताओ, ट्रू अकाउंट्स रेंडर करो। मेन क्लक्स यही है। सेक्शन नंबर 10, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। अगर किसी ने फ्रॉड किया तो उसकी लॉस की भरपाई करेगा वही पार्टनर। सेक्शन नंबर 11 दो पार्ट्स में ना। पहला पार्ट कहता है कि म्यूचुअल राइट्स and liabilities are given in partnership contract या पार्टनरशिप डील। और 11B कहता है अगर कभी भी ऐसा होता है रिस्ट्रेंटमेंट फ्रॉम ट्रेड, अगर कभी भी ऐसा है कि भैया आपको रिस्ट्रेनमेंट कर रहे हैं तो वो भी अलाउड है। 12, सेक्शन नंबर 12 को लेकर काफी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि 12 और 13 के अंदर जहां पर म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज है, 12 के अंदर वही कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप याद रखना कंडक्ट में सबसे पहला क्या है कि अधिकार है टू टेक पार्ट इन द बिजनेस, राइट टू पार्टिसिपेट, है ना, उसके लिए कोई फोर्स थोड़ी कर सकता है यार। ड्यूटी टू वर्क डिलिजेंटली, है ना, बहुत डिलिजेंट तरीके से हमें क्या करना है, बिजनेस का कंडक्ट करते रहना है, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करती रहनी है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट मेजॉरिटी से डिसीजन लेना चाहिए, राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और अगर डेथ हो गई है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी इंस्पेक्ट कर सकता है या कॉपी ले सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। ठीक है, वहीं पर अगर सेक्शन 13 पर चलता है तो वो क्या है, म्यूचुअल, ये कहते हैं कोई जरूरत नहीं है रेमुनरेशन की, प्रॉफिट है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। दो पॉइंट हो गए। फिर क्या था, अगर पार्टनर से लोन लिया है तो 6% इंटरेस्ट दे दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर कुछ नहीं है तो इक्वल दे दो, है ना। अगर पार्टनर ने कभी भी ओवर एंड अबव कैपिटल कुछ भी दिया है तो फर्म विल रीपे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर पार्टनर ने कुछ विलफुल नेग्लेक्ट किया है तो उस केस में क्या होता है, लॉस की भरपाई वही करेगा, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉसेस। समझे, 13 तक हो गया। मैम आप इंपॉर्टेंट मार्क कराने वाले थे, आपने कराया नहीं, आएगा तो करा दूंगी। सेक्शन नंबर 14 विच इज लाइक प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, 14
14 वाला सेक्शन क्या कहता है? ये कहता है यार कभी भी पार्टनरशिप फर्म में जो भी एसेट्स होते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, वो पार्टनर्स की जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, कॉमन इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन वो किस पर्पस के लिए होता है? बिजनेस पर्पस के लिए होता है। सो बट इन एनी केस ओनरशिप तो पार्टनर्स के पास रहेगी ही, पर पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है अपार्ट फ्रॉम द मनी विच दे हैव लाइक टेकन फ्रॉम फर्म, उसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर फर्म का कोई डायरेक्ट राइट नहीं होता है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। सो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म शैल बी हेल्ड एंड यूज बाय पार्टनर्स एक्सक्लूसिवली। उसको पार्टनर्स ही हेल्ड करेंगे और पार्टनर्स ही उसको यूज करेंगे एक्सक्लूसिवली, लेकिन इनिशियली एक्सक्लूसिवली फॉर फर्म। ओके, जनरल रूल तो ये कहता है सिर्फ फर्म के लिए तुम लोग एक्सक्लूसिवली उसको यूज करोगे, बट मैम एक्चुअली हम लोग तो वो ठीक है ना, थियोरेटिकली तुम सिर्फ फर्म के लिए ही उसको यूज करोगे। सेक्शन नंबर 16, पर्सनल प्रॉफिट। पर्सनल प्रॉफिट अगर कभी भी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर बना रहा है ना, बिजनेस कनेक्शन से या कहीं से भी, जितना प्रॉफिट बनाओगे ना सारा फर्म को पे करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव बिजनेस भी कर रहे हो फर्म का और उससे भी पैसा बना रहे हो, बनाओ बनाओ, जितना कमाओगे फर्म को देना पड़ेगा। ओके, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर चेंज इन फर्म। पार्टनरशिप फर्म में चेंज होता है, कुछ भी चेंज होता है तो उसमें पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज में क्या चेंज होता है? सो सबसे पहले अगर नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आया तो पुराना पार्टनर चला गया, रिटायरमेंट या डेथ, यहाँ जहां भी पार्टनरशिप फर्म कंसर्न है कॉम्पिटेटिव अदर देन द बिजनेस फॉर विच इट वाज कैरिड, कुछ भी बिजनेस करने को तैयार है तो, या फिर जो फिक्स पीरियड था वो एक्सपायर हो गया, अब नया हमें फिक्स पीरियड डिफाइन करना पड़ेगा। अरे कुछ भी क्यों ना हो, समझ रहे हो, इनमें से कुछ भी क्यों ना हो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहाँ पर अगला सेगमेंट चालू उससे पहले ही क्विकली रिकॉल कर लेते। 13 तक हमने कर लिया था। 14, पार्टनरशिप फर्म की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो पार्टनर्स की भी होती है, पार्टनर्स प्रॉपर्टी, उसको हम जॉइंट प्रॉपर्टी कॉमन स्टॉक की तरह समझते हैं। सेक्शन 15 कहता है लेकिन उसे एक्सक्लूसिवली यूज करना है हमको बिजनेस पर्पस के लिए। पर्सनल प्रॉफिट अगर कभी भी कोई भी पार्टनर अर्न कर रहा है तो पर्सनल प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा। किसको शेयर करना पड़ेगा? पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे और फर्म को देना, मतलब फर्म में सारे पार्टनर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा इफ देयर इज एनी पर्सनल प्रॉफिट, है ना। 14, 15, 16, 17, अगर फर्म में किसी भी तरह का चेंज होता है तो उस चेंज का इम्पैक्ट भी आना चाहिए, है ना। इट इज गोइंग टू बी देयर फॉर ऑल द पार्टनर्स। सो अगर कुछ भी चेंज होगा तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो भी आएगा फर्म में, लेकिन उनके राइट्स और ड्यूटीज में कोई चेंजेस नहीं आते, इट विल रिमेन इंटैक्ट। 13 से लेकर 17 तक कुछ भी डाउट? देखो यार ऑलमोस्ट 40 मिनट्स होने वाले हैं ये चैप्टर चालू करके, और मुझे उम्मीद थी 1.5 घंटे में हो जाएगा, एंड आई एम लाइक प्रिटी श्योर 1.5 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि अब बराबर हम लोग आधे के आसपास पे बैठे। चलो नेक्स्ट 18, पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर्स बिजनेस पर्पस के लिए साथ में है वो एक दूसरे के एजेंट है, एक जना कुछ करेगा दूसरा भी लायबल होगा, डन। लेकिन 19 और 22 एक और चीज कहते हैं, पार्टनर्स की होती है इम्प्लाइड अथॉरिटी। ओके, सो कोई भी अगर पार्टनर कुछ भी एक्ट कर रहा है और वो यूजुअल बिजनेस में वो एक्टिविटी कर रहा है तो वो जो भी करेगा उस पर पूरी फर्म बाइंड होगी, सारे पार्टनर्स बाइंड होंगे। ओके, पर सेक्शन 22 क्या कहता है? कभी भी अगर ऐसा कुछ काम कर रहे हो तो साइन हमेशा ऑन बिहाफ ऑफ फर्म करो, डॉक्यूमेंट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। नाउ इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या क्या चीजें नहीं आती है? unless and until you give this empowered authority to a partner separately, आप अलग से ही दे रहे हो अलग बात है, नहीं तो नहीं आता इम्प्लाइड अथॉरिटी में कि किसी भी डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में ले जाओ, खुद के नाम से बैंक अकाउंट ओपन कर लो, पार्टनरशिप फर्म में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर लो या बेच दो, कोई केस चल रहा है फर्म के बेहाफ पर उसको विड्रॉ कर लो,
किसी भी लाइबिलिटी को एडमिट कर लो, कॉम्प्रोमाइज या रिलिंक्विश कर लो किसी भी क्लेम को, या फिर पार्टनरशिप के बिहाफ पर एंटर कर जाओ किसी और चीज के अंदर ना, ये सब चीजें नहीं चलती। ठीक है। सो 19 और 22 मिलाकर क्या कहना चाहते हैं? 19 कहता है स्कोप या अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए काम, 22 कहता है बिल्कुल सही है, उसके अंदर रहना चाहिए और फर्म का नाम आना चाहिए जब भी आप डॉक्यूमेंट साइन करोगे तब। नेक्स्ट, मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फर्म। तो जनरली या कमर्शियल नेचर की अगर कोई भी एक्टिविटी है तो ही में प्लेज और सेल द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, देन ही में बाय गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप, he may borrow money on account of the partnership, he may draw, make, sign, consign, transfer और discount bill of exchange और promissory note on account of partnership. तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप 4 चीजें देख सकते हो। सो व्हाट इज द मोड ऑफ डूइंग एनी एक्ट टू बाइंड द फर्म? अगर आप पार्टनरशिप फर्म में कोई भी एक्ट कर रहे हो तो उसको बाइंड करने का क्या तरीका है? आप प्लेज या सेल कर सकते हो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को, बाय कर सकते हो गुड्स को, मनी को बोरो कर सकते हो, साइन या कंसाइन कर सकते हो किसी भी प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज। ये जनरल कमर्शियल नेचर के राइट्स है, ये तो पार्टनर के राइट्स होते ही हैं। ओके, इसमें कोई नहीं कह सकता पर्सनल लाइबिलिटी है। सेक्शन नंबर 20। ओके, 18 से अभी तक हमने वो वापस डिस्कस नहीं किया है, 20 पे है अभी तो। सेक्शन नंबर 20 कहता है अगर हमने कोई भी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर कुछ भी करता है वो, तो उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है कि वो फर्म को बाइंड करता है अनलेस दैट पर्सन नोज अबाउट द रिस्ट्रिक्शन इन द फर्म। ओके, बंदे को ऑलरेडी फर्म के रिस्ट्रिक्शन पता है फिर भी वो ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो फर्म को बाइंड नहीं कर सकता। इन केस ऑफ इमरजेंसी, कभी कभी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में पार्टनर्स अपनी अथॉरिटी के भी बियॉन्ड जाकर कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, मेरी अथॉरिटी थी मान लो 20 लाख रुपए तक का लोन लेना, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अभी तो ये हालत है कि अगर नहीं पेमेंट किया तो बहुत बड़ा पेनल्टी लगेगा, उससे ज्यादा भी ले सकते एक बार टेम्परेरी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर, किसी भी पार्टनर का एडमिशन अगर अफेयर्स ऑफ द फर्म वो मैनेज कर रहा है तो फर्म को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, एक मिनट। सो एडमिशन या रिटायरमेंट अगर पार्टनर कभी भी कर रहा है रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, इफ इट इज मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो एडमिशन है ये जो रिप्रेजेंटेशन है इट विल अफेक्ट द फर्म। नेक्स्ट, according to the notice to acting partner section number 20, effect of notice to acting partner section number 24. so अगर कभी भी कोई भी पार्टनर हैबिचुअली अगर बिजनेस में कुछ कर रहा है या कोई भी यू नो अफेयर्स मैनेज कर रहा है या फर्म को ऑपरेट कर रहा है, सो फ्रॉड को छोड़कर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू नो वो चीज सामने है। इफ इट इज अ फ्रॉड अलग चीज है, फ्रॉड को छोड़ के कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए वो चीज सामने है। सिमिलरली सेक्शन नंबर 23 कहता है कि कभी भी अगर पार्टनरशिप फर्म में जो अफेयर्स मैनेज हो रहे हैं उसका प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर आप उस पार्टनर को लायबल नहीं ठहरा सकते अगर उसका इंटेंशन सही है तो। ठीक है, 21 तक हमने देख लिया। अब एक बार मैं आप लोग को क्विकली रिकॉल करवा देती हूँ। 18 तो सिंपली कहते हैं सारे पार्टनर्स क्या है, एक दूसरे के एजेंट है, फर्म के भी एजेंट है। 19 कहता है इम्प्लाइड अथॉरिटी, कि पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर है उनकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो जो भी करेंगे वो फर्म को और बाकी के पार्टनर्स को बाइंड करेंगे, लेकिन कुछ चीजें वो नहीं कर सकते है ना, वो भी हमने देख ली। 21 पे आऊंगी। 22 कहता है कि कभी भी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वो लीगली प्रॉपरली होना चाहिए। ओके, देन सेक्शन नंबर 20 इंपॉर्टेंट अथॉरिटी हो गई, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गया। 20 कहता है यार सिंपल है, अगर फर्म के बिहाफ पे कोई भी काम किया है तो वो ना मतलब इट हैज टू बी ऐसा होना चाहिए कि भैया सिचुएशन के हिसाब से एक्सटेंड या रिस्ट्रिक्ट हो सके। ये जो कि पार्टनर अगर उसने 1000 रुपए फर्म के नाम से बोरो किए
उसकी अथॉरिटी से बाहर है, लेकिन वो फर्म के लिए ही यूज किए, तो वो वैलिड है। ठीक है। एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी पार्टनर्स की क्या अथॉरिटी होती है? इमरजेंसी के केस में बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्डिनरी प्रूडेंस के साथ कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को बाइंड कर सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में। ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 23, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर। सो अगर पार्टनर कुछ भी करता है और उससे गड़बड़ हो जाती है तो ऐसा नहीं वो लायबल हो जाएगा, है ना, जब तक उसका इंटेंशन ही फ्रॉड करने का ना हो। वो तो बेचारा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी कर रहा था, नुकसान हो गया, नहीं लायबल होगा। इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बाद में पता लगता है कि ये पार्टनर सही नहीं था। ओके, PQR तीनों पार्टनर्स थे। आर ने कार खरीदी, खरीदते खरीदते उसको पता चल गया कि ये सेकेंड हैंड कार जो है ये चोरी की है, फिर भी वो खरीद लेता है। अब जो असली ओनर है पहुंच गया, तो क्या सिर्फ वो एक पार्टनर लायबल हो गए या सारे पार्टनर लायबल होंगे? सारे पार्टनर्स लायबल होंगे। क्यों? बताओ ना हो, म्यूचुअल एजेंसी है। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप फर्म में जो भी काम होते हैं, कांड होते हैं, उसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? तो हर एक पार्टनर लाइबल होगा, ज्वाइंटली या सेवरली, है ना, ज्वाइंटली या सेवरली सारे पार्टनर्स लाइबल होंगे फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। ये समझा? नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर्स। क्या फर्म की भी कोई लाइबिलिटी होगी अगर पार्टनर ने कुछ गड़बड़ किया? तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी के लिए तो पार्टनरशिप फर्म क्या होगी? लाइबल डेफिनेटली होगी फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर। सेक्शन नंबर 27 एक और इंटरेस्टिंग चीज सिखाता है कि यार कभी भी अगर पार्टनर ने चलो पैसा मिस अप्लाई भी कर लिया अपनी अपेरेंट अथॉरिटी में रहकर, या बिजनेस के अंदर उसने जब इतना पैसा देखा तो उसने उसको मिस अप्लाई कर लिया, कुछ भी कर लिया उसका, लेकिन फर्म की जिम्मेदारी है वो पैसा वापस सही सलामत थर्ड पार्टी का जो भी इंटेंशन था उस तक पहुंच जाए। ओके, नेक्स्ट, यहां तक जो हमने पढ़ा उसके बाद में आया सेक्शन नंबर 29। ओके, 28 तो हमने ऑलरेडी यूनिट 1 में पढ़ लिया, तो एस्टॉपल वाला अभी 29 की बारी। सो व्हाट डज सेक्शन नंबर 29 सेज? नो डाउट्स, चलिए 29 पर। सेक्शन नंबर 29 दैट इज राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ द बिजनेस। आज अगर मान लो मैं ना एक गोल्ड 1 लाख रुपए है ना, फॉर 1 लाख रुपीज फॉर 100 ग्राम्स, 10 ग्राम्स, अच्छा, ओहो, तो फिर 100 ग्राम्स का हो गया 10 लाख रुपए। ठीक है, सुनो, सपोज अगर मैं गोल्ड लेती और मुझे पैसों की जरूरत पड़ती, मैं तो कभी भी अपने उस गोल्ड को रिडीम कर सकती हूँ या नहीं, और मेरा जो नीड है मैं उसको फुलफिल कर सकती हूँ। अगर मैं किसी घर में इन्वेस्ट करती तो घर बेच सकती थी, कर सकते हैं ना। वैसे ही मैं किसी भी प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करूँ तो नॉर्मली आई हैव माई लिक्विड मनी, लेकिन व्हाट इफ अगर ऐसा कुछ हो जाए, ध्यान से सुनना है ना, व्हाट इफ अगर ऐसा कुछ हो जाए, मैं तो मेरे सारे पैसे पार्टनरशिप फर्म में डाल रखे, और क्योंकि मेरा पूरा पैसा यहाँ फर्म में ही लगा हुआ है, तो अब मुझे जो पैसों की जरूरत पड़ती है तो मैं कुछ कर नहीं सकती, तो कैसे होता है? ओके, अगर वो सिचुएशन होती तो सेक्शन नंबर 29 में सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ता ट्रांसफरी, एक ऐसा पर्सन जो इस तरह की फर्म में घुसना चाहता हो, द पर्सन हु वांट्स टू बी पार्ट ऑफ सच पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो हम ऐसे पर्सन को ढूंढेंगे, उसको कहेंगे काम कर, तू मेरा ट्रांसफरी बन जा, मैं तेरे को मेरे हिस्से का पूरा प्रॉफिट शेयर कर देती हूँ। ओके,
So you'll be the one who will going to get like profit sharing from our side, and उसके बदले में क्या, उसके बदले में तू मुझे पैसे दे दे, है ना। कहने को पार्टनर मैं हूं, लेकिन ऑब्वियसली डिसीजन तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, ऐसा वैसा कर लिया ट्रांजैक्शन। अब क्या, अब वो क्या पार्टनर बन जाएगा? एक्चुअली नहीं, है ना, क्योंकि बाकी के पार्टनर्स को बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं किसी नए पर्सन को पार्टनर बनाने का। तो फिर ऐसे में क्या होगा, तो ये जो ट्रांसफर होगा उसको क्या मिलेगा, वही जो प्रॉमिस किया था, उसको अपना प्रॉफिट का शेयर मिल जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा। सो ये जो ट्रांसफर है, इट इज द राइट ऑफ इंटरेस्ट इन द फर्म, एब्सोल्यूट भी हो सकता है, मॉर्गेज भी हो सकता है। ओके, एंड इफ द फर्म इज डिसॉल्व्ड एंड इफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर सीजेस टू बी द पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म हमारी डिसॉल्व हो रही है और जो हमारा ट्रांसफरिंग पार्टनर है वो पार्टनर ही नहीं रहा, तो उस केस में क्या होगा, तो वो क्लेम कर सकता है बंदा। समझ गए, उस केस के अंदर वो डेफिनेटली क्लेम कर सकता है। तो सबसे पहली चीज ट्रांसफरी ढूंढ के लाओ। वो ट्रांसफरी क्या करेगा, ट्रांसफरी हमें पैसे देगा और खुद फर्म से सिर्फ प्रॉफिट लेगा। अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगेगा तो हम कहेंगे नहीं देख सकते हो, तो किसी भी तरह का बिजनेस डिसीजन में इंटरफेयर करेगा तो हम साफ भैया तुम नहीं कर सकते हो, तुमको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तो डेफिनेटली उसका राइट है कि वो अपना हिस्सा क्लेम करे। ठीक है, फर्म ही बंद हो रही है तो क्या करेंगे, ऑप्शन ही क्या है। ये समझा सेक्शन 29। अब आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 30 पे। सेक्शन नंबर 30 है माइनर एडमिटेड इन द फर्म। पार्टनरशिप फर्म में अगर कभी भी माइनर पार्टनर को एडमिट किया जाता है तो ऐसे ही नहीं कर सकते, उसको एडमिट करने के लिए तो सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए होता है, A to Z सारे के सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए होता है। ठीक है, नंबर 2, जो माइनर है उसका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट में इंटरेस्ट होता है फर्म में, वो भी एक्सेस कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कॉपी ले सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट, माइनर लाइबल होता है फॉर ऑल द एक्ट्स, बट माइनर इज नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द एक्ट। सच माइनर कैन सू द पार्टनर्स इन अकाउंट फॉर पेमेंट। ये जो माइनर है ये डेफिनेटली बाकी के पार्टनर्स के अगेंस्ट केस डाल सकता है अगर उसको उसका पेमेंट ना हो तो। ठीक है, ये भी समझा। तो यानी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी देख सकता है, सब कर सकता है, लॉसेस नहीं शेयर करेगा बंदा, बाकी सभी करा लो उससे। ठीक है, जैसे ही माइनर मेजर बन जाता है तो उसके बाद उसको 6 महीने दिए जाते हैं जस्ट टू थिंक एंड डिसाइड वेदर ही वांट्स टू कंटिन्यू टू बी द पार्टनर ऑफ द फर्म। अगर वो डिसाइड कर लेता है कि हाँ मुझे तो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बने रहना है, तो उस दिन से अब उसकी भी लाइबिलिटी चालू है ना, अब थोड़ी माइनर है कि लाइबिलिटी नहीं लगेगी। लेकिन अगर वो कहता है नहीं मुझे पार्टनर नहीं बनना है, इफ ही डिनाइज, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तो उसकी कोई इस तरह की लाइबिलिटी नहीं होगी फिर। ठीक है, ये भी समझा। तो 6 महीने में वो डिसाइड कर लेगा पार्टनर रहना है या नहीं रहना है। सो वेयर सच पर्सन बिकम्स अ पार्टनर, अगर कभी भी ऐसा कोई बंदा माइनर बन जाता है तो माइनॉरिटी में तो उसको प्रॉफिट लेने का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सब कुछ राइट्स रहता है। नेक्स्ट, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टनर कमिंग इन और गोइंग आउट। अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर आ रहा है या पुराना जा रहा है तो क्या होगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर। जिस भी डेट से नया पार्टनर आता है वो उस डेट पे कभी भी बिना सारे पार्टनर्स के कंसेंट के नहीं आ सकता है। ठीक है, the person who is introduced as partner of the firm does not hereby become liable for any acts done by partners of the firm. वो कुछ भी कर ले, है ना, वो लाइबल वैसे नहीं होगा। ये दो पॉइंट समझ में आए। तीसरा, ओके, एडमिशन तो समझ गया कि पार्टनर्स का पहले तो कंसेंट लगता है और फिर उसके बाद में कलेक्ट करना पड़ता है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, सो this section does not apply to the partners of does not apply to the partnership of two partners which is automatically dissolved by death of one.
किसी एक की डेथ हो गई तो ऑटोमेटिकली वो डिसॉल्व हो ही जाएगी। देन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कभी भी दो पार्टनर्स वाली पार्टनरशिप फर्म है ना, तो उस पर ना रिटायरमेंट ना डेथ ये कोई प्रोविजन नहीं लगता है ना, फिर तो फर्म को बंद ही करना पड़ेगा। सो कभी भी अगर पार्टनरशिप फर्म में दो से ज्यादा पार्टनर है और कोई एक पार्टनर है जो रिटायर होना चाहता है, वो हो सकता है, सारे पार्टनर्स को उसे कंसेंट लेना पड़ेगा, राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा। पार्टनरशिप एट विल के केस में किसको, रजिस्ट्रार को और बाकी के पार्टनर्स को, कि मैं पार्टनर था फर्म का लेकिन अब मैं फर्म को छोड़ना चाहता हूँ। ओके, थर्ड पार्टी की जितनी भी लाइबिलिटीज है उसको डिस्चार्ज करनी पड़ेगी और फिर ही उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो सकता है। सो विष्णु चंद्र वर्सेस चंद्रिका प्रसाद का एक इंटरेस्टिंग केस था जहां पर वन ऑफ द पार्टनर सेज कि मैं तो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाना चाहता हूँ लेकिन मैं एक और चीज चाहता हूँ कि फर्म का बिजनेस भी बंद हो जाए। तो बहुत ही वेग था ये, है ना, मतलब बहुत ही बेकार। आपको फर्म को छोड़ना है, छोड़ो, फर्म का बिजनेस क्यों बंद करा रहे हो? फर्म को डिसॉल्व होना होगा जब हो जाएगी। नेक्स्ट, एक्सपर्शन ऑफ अ पार्टनर, कभी भी किसी पार्टनर को क्या हम एक्सपेल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिल्कुल। और एक्सपर्शन कैसे होगा, गुड फेथ में होना चाहिए, है ना। सो पावर ऑफ एक्सपर्शन मस्ट बी एग्जिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, एग्जिस्ट करना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए और ये पावर दिया हुआ होना चाहिए पार्टनरशिप डीड के अंदर। ना गुड फेथ का मतलब क्या, expulsion must be in the interest of the partnership, person must be expelled for served with a notice, तो सबसे पहले तो नोटिस भी देना पड़ेगा, एक्सपल्शन क्यों कर रहे हो वो भी बताना पड़ेगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देना ही। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। क्या क्या हो गया हमारा, रिटायरमेंट हो गया, एक्सपल्शन हो गया, एडमिशन हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, एक्सपल्शन काफी इंपॉर्टेंट है। इन सॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, अगर कभी भी किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बाकी के पार्टनर्स भी धीरे धीरे अपना स्टेटस चेक करा लेते हैं और नॉर्मली एक साथ बल्क में ही काम होता है। लेकिन अगर कोई एक ही पार्टनर इंसॉल्वेंट है और बाकी सब नॉर्मल है तो उसको निकाल देंगे, बाकी सब ठीक से। सो जैसे ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है उसका बाकी सबसे और बाकी सबका उससे, ध्यान से सुनना, जैसे ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा वैसे ही बाकी सबका उससे और उसका बाकी सबसे एसेट पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं बचता है। सो ऑर्डिनरीली बट नॉट इनवेरिएबली द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर रिजल्ट इनटू डिसोल्यूशन। ठीक है, कभी भी अगर पार्टनर का इस तरह से इंसॉल्वेंसी होता है तो उसका रिजल्ट क्या, एंड रिजल्ट क्या है, डिसोल्यूशन। ओके, सो मेजरली ऐसा होगा कि जब ज्यादातर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो डिसोल्यूशन ही होता है, लेकिन कभी कभी अगर एक आधे और बाकी सारे पार्टनर दे आर परफॉर्मिंग वेल तो फिर डिसोल्यूशन नहीं भी होता है, चलता रहता है। लेकिन जैसे ही कोई पार्टनर एग्जिट कर लेता है पार्टनरशिप फर्म से, है ना, या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके बाद में उसकी एसेट्स लाइबल नहीं होती है फर्म के लिए और फर्म भी उसके लिए लाइबल नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ डिजीज पार्टनर, कोई भी अगर पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई है तो उसकी एस्टेट की लाइबिलिटी क्या होगी, तो फर्म shall not be dissolved by the death of a partner, it is the estate of deceased partner not liable। मरने की बात की किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए वो लाइबल नहीं है, बट जब तक वो जिंदा था तब तक ये ट्रांजैक्शन के लिए वो डेफिनेटली लाइबल है। बाकी उसका लीगल है, उसकी जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, दे कैन कम एंड दे कैन टेक केयर ऑफ इट। ओके, अगर किसी भी फर्म में कोई पार्टनर है और वो फर्म को छोड़ के जा रहा है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी अगर पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो वो छोड़ के जा सकता है लेकिन वो कॉम्पिटिटिव बिजनेस एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, ना ही वो फर्म का नाम यूज करना चाहिए, ना ही वो खुद को पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट करना चाहिए, ना ही वो सॉलिसिट करना चाहिए बाकी के पार्टनर्स को। समझ में आया? किसी भी तरह का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कुछ भी पूछना है यहाँ तक पूछ लो। ओके, नाउ व्हाट इज द राइट ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर? सो अगर कभी भी इस तरह की सिचुएशन हो रही है कि बंदा जा रहा है तो कुछ भी कर सकता है पर कॉम्पिटिटिव बिजनेस एक्टिविटी नहीं करेगा।
क्या आउटगोइंग पार्टनर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स शेयर करेगा? नॉर्मली नहीं। लेकिन अगर आप उसका सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हो, उसको आप उसका हिस्सा नहीं दे पा रहे हो, तो डेफिनेटली वो सब्सिक्वेंट प्रॉफिट भी शेयर करेगा। एंड देन रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, यहाँ का सेक्शन नंबर 38 और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी गारंटी वाला यूनिट जब हम करेंगे, तो एक्चुअली कर चुके हैं यहाँ तो, जब हम क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक होती कब कब है। तो अगर कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन में कंटिन्यूइंग गारंटी है, तो यू नो दैट विल फॉर्म द फॉर्म फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन ऑफ द फॉर्म। ओके, लेकिन जिसको देखकर गारंटी दी थी, यू नो वी हैव गिवन कंटिन्यूइंग गारंटी बिकॉज ऑफ मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, वो अब सारे ही फर्म के पार्टनर ही नहीं बचे, तुम कंटिन्यूइंग गारंटी क्यों देंगे? नहीं देंगे। समझ गए? सो जैसे ही फर्म में पार्टनर्स बदलते हैं, कंटिन्यूइंग गारंटी भी वापस या तो बंदा आपको अप्रूवल दे, नहीं तो वो वहीं पर एंड हो जाती है। क्लियर? इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 2 खत्म होता है। आई रियली होप तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मतलब बहुत आराम से, है ना, 40 मिनट्स करीब लगाकर मैंने तुम लोगों को ये समझाया। कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। लेट अस हैव 5 मिनट्स का ब्रेक। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट बाद रिज्यूम करेंगे। सो यूनिट नंबर 3 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द मोड ऑफ इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, और विदाउट इंटरवेंशन कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं। इसमें मोड ऑफ डिसोल्यूशन वाला वो पोर्शन नहीं है, वो हम एंड में वो भी कवर करते हैं। तो 4 चीजें इस पूरे यूनिट के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में कि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर होती कैसे है। ओके, लिटिल इंटरेस्टिंग टू नो, सेक्शन नंबर 58 जो है वो, वहां आने के बाद इन लोग को याद आया कि हमें रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बात करनी है। समझ रहे हो? सेक्शन नंबर 58 में आने के बाद इन लोग को याद आया, पर क्या कर सकते हैं। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म मे बी इफेक्टिव एनी टाइम बाय सेंडिंग पोस्ट और डिलीवरिंग टू द रजिस्ट्रार ऑफ द एरिया। आप सारी इंफॉर्मेशन उनको दे सकते हो। सो आरओसी कंपनीज के केस में होता है, वैसे ही रजिस्ट्रार ऑफ फर्म आरओएफ होता है पार्टनरशिप के केस में। सो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को हमें क्या करना पड़ता है? एप्लीकेशन देना पड़ता है और फीस देनी पड़ती है। जब हम एप्लीकेशन और फीस दे देते हैं, उसके बाद में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहता है, जैसे कि फर्म का नाम, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ एनी अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस, कब से पार्टनर्स ने ज्वाइन किया था फर्म को, पार्टनर्स का पूरा नाम और परमानेंट एड्रेस, देन ड्यूरेशन ऑफ फर्म, ऐसी कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आप सबमिट कर दीजिए फीस के साथ, और उस पे सारे पार्टनर्स का साइन करवा दीजिए। ठीक है, पार्टनर्स अगर नहीं है तो ऑथोराइज्ड एजेंट के साइन करवा दीजिए। जैसे ही डॉक्यूमेंट साइन हो जाता है तो उसे ले जाकर सबमिट कर लीजिए रजिस्ट्रार ऑफ फर्म पे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जब आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, उससे पहले फर्म का नाम डबल चेक कर लेना, क्योंकि फर्म के नाम में एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल जैसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और हमें ये वर्ड्स का यूज इसीलिए नहीं करना है, देखो डाउट आता है ना मैम क्यों नहीं करें, तो हमें ये वर्ड्स का यूज इसीलिए नहीं करना है बिकॉज हमारा ये एक्ट ब्रिटिशर्स के टाइम पे था, और ब्रिटिशर्स के लिए ये वर्ड्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारे लिए उतना ना भी हो, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए इन शब्दों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उनके लॉ में ये वर्ड जिद था, हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। समझ गए? तो इन नामों को नहीं यूज करना, अगर करना चाहते हो तो स्पेशल अप्रूवल लेनी पड़ेगी। स्पेशल अप्रूवल लेने के बाद डेफिनेटली अगर चाहिए तो यूज कर सकते हैं। चलो ये सारी चीजें फॉलो कर ली, उसके बाद में क्या होगा, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है उससे, एंड इफ ही इज लाइक फुली सेटिस्फाइड विद ऑल द डिटेल्स, तो फिर वो आपकी एंट्री रिकॉर्ड कर लेगा स्टेटमेंट ऑफ रजिस्टर में, है ना। डॉक्यूमेंट से खुश है, फीस से खुश है, सब चीजों से खुश है,
तो उसका जो रजिस्टर ऑफ फर्म है ना, डॉक्यूमेंट या स्टेटमेंट ऑफ रजिस्टर, जिसको रजिस्टर ऑफ फर्म कहते हैं, उसमें फर्म का नाम आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये समझ लो फर्म का नाम अगर रजिस्टर ऑफ फर्म में आ गया, काम हो गया। तो जैसे ही रजिस्टर ऑफ फर्म में वो नाम लिखेगा, उसके बाद में इमीडिएटली वो इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब जैसे ही हमारे पास यानी पार्टनरशिप फर्म के पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ जाता है, ये समझ लो काम हो गया, फर्म इज नाउ रजिस्टर्ड। ठीक है, अब उसके बाद में जो भी है वो सारा मतलब काइंड ऑफ लाइक रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज, रजिस्टर ऑफ फर्म का रूटीन ड्यूटी, और वो इस तरह से करेगा। अगर वो मिस कर देता है तो डेफिनेटली गड़बड़ है। Registration may also be effected even after the suit has been filed by the firm, but in that case it is necessary to withdraw the suit first. हाँ, very important, जब तक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं होती है तब तक वो किसी के अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकती है। ठीक है, जब तक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं होती है तब तक वो किसी के अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकती है। यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म ने गलती से किसी के अगेंस्ट केस कर दिया बिना रजिस्ट्रेशन के, फिर उसने रजिस्ट्रेशन करवाया, अब क्या वो केस वैलिड हो जाएगा? नहीं, अब आपको केस विड्रॉ करना पड़ेगा। नाउ यू आर रजिस्टर्ड, नाउ यू कैन फाइल अ फ्रेश केस। पुराने केस की वैसे भी कोई वैलिडिटी, वैधता थी ही नहीं। इट वाज नेवर एवर इंटेंडेड कि भैया ये सही है। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 59A की बात करते हैं हम यहाँ पर, लेट रजिस्ट्रेशन बाय पेमेंट ऑफ पेनल्टी। सो नॉर्मली हम लोग जब बात करते हैं कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो है, ओके, तो जो रजिस्ट्रार है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम जो जो इन्फॉर्मेशन मांगता है उसे वो सारा कुछ सबमिट करना पड़ता है। लेकिन अगर उसने सबमिट नहीं किया तो डिले का पेनल्टी लगेगा, और ये डिले का पेनल्टी कितना है? ₹100 per year. Okay, so the penalty is ₹100 per year of a delay or part thereof. यानी 1 साल का डिले है तो सिर्फ ₹100 पेनल्टी है। ये भी बढ़िया है। ओके, कमिंग टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 69। अभी तक हम बात कर रहे थे रजिस्ट्रेशन ऐसे कराओ, रजिस्ट्रेशन ऐसे कराओ। यूनिट 1 में हमने पढ़ लिया था कि रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, अभी हमने यूनिट 2 में भी देखा कि भैया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मतलब इस तरह से करो, रजिस्टर हो तो ठीक है, नहीं रजिस्टर हो ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज है। मतलब इट इज एज गुड एज मुझे मम्मी ने कहा बेटा मत पढ़, क्या ही हो जाएगा। जब मैं कहती हूँ मम्मी पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं मॉम विल कम एंड से कि अच्छा नहीं मैंने, कोई बात नहीं बेटा मत पढ़। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, तेरी पढ़ाई छुड़वा के वो जो पैसा तेरी पढ़ाई पे खर्चा कर दो उससे तेरी शादी करा देते। एक काम करते ना, कुकिंग क्लासेस लगा देते। पढ़ने का मन नहीं है ना, कुकिंग सीखो। और कल से जो घर में आंटी आती है मैं उनको मना कर ही देती हूँ, जब पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा है तो बेटर है ना घर का झाड़ू पोछा तू ही कर। एकदम से पढ़ने का मन कर गया है ना। सिमिलरली सेक्शन 69 ने कहा, मतलब उससे पहले कहा गया रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कंपल्सरी नहीं, ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या होगा, अभी देख लेते हैं। तो सेक्शन 69 कहता है कि नॉन रजिस्ट्रेशन गिव राइज टू नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज। पार्टनरशिप फर्म काफी चीजें नहीं कर पाती है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन तो ऑप्शनल ही है। नंबर 1, no suit in the civil court by the firm or other co-partners against third party। किसी भी तरह का कोई भी सिविल कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हैं थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड फर्म नहीं है। मुझे केस करना ही है, मैं क्या करूं, पहले रजिस्टर करवाइए फिर केस कीजिए, है ना। तो जब तक फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तब तक आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट या किसी और को पार्टनर के अगेंस्ट किसी भी तरह का सिविल केस नहीं फाइल कर सकते। नंबर 2, नो रिलीफ टू द पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ ऑफ क्लेम। अब ध्यान से सुनना, हमारी फर्म का नाम था XYZ लिमिटेड। ओके, उन्होंने लोन दिया था ABC लिमिटेड को, कितना, 10 लाख का, और ABC लिमिटेड ने हमारी फर्म को लोन दिया था 20 लाख का। तो नेट हमें कितना पे करना है, 10 लाख रुपए। लेकिन जब हम 10 लाख देते हैं तो ABC लिमिटेड कहता है नहीं हमें पूरे 20 लाख दीजिए। हम कहते हैं ऐसे कैसे, 10 लाख का सेट ऑफ तो करो। अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो हम ये सेट ऑफ क्लेम के बारे में भी बात नहीं कर सकते, पूरा 20 देना पड़ेगा। 10 मिले ना मिले पता नहीं, क्योंकि हम तो केस भी नहीं कर सकते ना अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो। नंबर 3,
अग्रीव्ड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर। मान लीजिए एक नॉन रजिस्टर्ड फर्म में हम पार्टनर बन गए, ठीक है, हमारे पास बहुत पैसे, और एक ऐसा बंदा हमारा पार्टनर बन जाता है जिसे जिसका इंटेंशन ये है कि हमें लूट ले। ओके, तो हमारे अलावा दो और पार्टनर है, वो बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे हमसे, लेकिन उनका इंटेंशन क्या था, हमें लूटने का। अब हमें पता चल जाता है और फिर हम उनके अगेंस्ट केस करते हैं, हम नहीं कर सकते। वाई? हम ऐसी फर्म के पार्टनर है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो लीगल ही नहीं है। अगर लीगल ही नहीं है तो वो लीगल केस कहाँ से करेगी? यानी इन शॉर्ट, अगर सारे पार्टनर मिलकर किसी एक पार्टनर के साथ गलत कर रहे हैं तो वो पार्टनर कुछ नहीं कर सकता लीगली, तो एटलीस्ट। नंबर 4, थर्ड पार्टी कैन स्टिल सू द फर्म। हम किसी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी हमारे अगेंस्ट केस कर सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, कोई तरह का सिविल कोर्ट हम को पार्टनर्स या थर्ड पार्टी के अगेंस्ट नहीं कर सकते, कोई केस नहीं कर सकते। सेट ऑफ का क्लेम भी नहीं मिलेगा। एग्रीव पार्टनर बाकी पार्टनर्स के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता, और थर्ड पार्टी जो है वो फिर भी फर्म के अगेंस्ट केस कर सकती है। समझे? आई होप दिस इज क्लियर बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, मैंने अभी एक वीडियो डाला है, मेक श्योर यू गाइज वॉच इट बिफोर योर एग्जाम, जिसमें मैंने स्पेसिफिकली बताया कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्शन, so non-registration of a firm does not however affect the following rights। अगर आप फर्म को रजिस्टर नहीं भी करते हो तो ये राइट्स तो फिर भी रहेंगे। क्या क्या रहेगा? राइट ऑफ थर्ड पार्टी टू सू द फर्म और एनी अदर पार्टनर, थर्ड पार्टी अभी भी आपके अगेंस्ट केस कर सकती है। राइट ऑफ पार्टनर टू सू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। भैया अब नहीं सहा जाता, अब हमें नहीं बनना है इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर, हमें हमारा हिस्सा दे दो और हम जा रहे हैं। नंबर 3, पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर ऑफ कोर्ट विल रिमेन सेम, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने तो बंद करने के लिए बोला है। एंड राइट टू सू एंड क्लेम सेट ऑफ फॉर द वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज, और सेट ऑफ क्लेम 100 रुपए तक का कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। 100 रुपए तक का करने का तुम्हारा अधिकार है। यानी कि अगर अब कोई भी कहता है कि पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म ऑप्शनल है, तो उसको कह देना हमें पता है कितना ऑप्शनल है, अगर नहीं रजिस्टर करवाएंगे तो डूब जाएंगे। हम किसी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, लोग हमारे अगेंस्ट केस कर सकते हैं। एग्री पार्टनर केस नहीं कर सकता, 100 रुपए के ऊपर का सेटलमेंट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी केस कर सकती है। फर्म डिसॉल्व हो सकती है। ऑफिशियल असाइनी, रिसीवर ऑफ कोर्ट जो है वो उनके सबके राइट्स एज इट इज है, और सिर्फ 100 रुपए तक का सेट ऑफ क्लेम हो सकता है। दिस इज सो इनसेन, राइट? आगे बढ़ते हैं। सो एएन कंपनी जो कि एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है सिंस 2015, एबीसी तीनों पार्टनर्स हैं। अब एक ही डेथ हो गई इन 2017, बीएनसी सू एक्स इन द नेम ऑफ एएन कंपनी। उन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। ये तो कोई रजिस्टर्ड फर्म थी, एक पार्टनर की डेथ हो गई, री रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था। क्या ये सूट मेंटेनेबल है? वैसे तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में वापस रजिस्ट्रार और फर्म को हमें इन्फॉर्म नहीं करना है ना, लेकिन फिर भी हमें एएन कंपनी के नाम से अगर हम लोग करते हैं तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है ना, इट इज लिटिल अगेंस्ट। अच्छा, अगर ये रिटायर होता तो हमें री रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी ही था, लेकिन क्योंकि ये डेथ है और डेथ के केस में नोटिस देना कंपल्सरी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमें जो पोजीशन है ना वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो यहाँ पर अब क्या होता है, क्योंकि अब री रजिस्ट्रेशन मतलब अलग से नोटिस देने की जरूरत नहीं थी, इसलिए सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। बस इतना ध्यान रखना है, फर्म के बिहाफ पे केस फाइल करें, ठीक है। सिमिलरली इफ इन 2017 बीएनसी हैज टेकन अ न्यू पार्टनर डी और फिर वो एक्स के अगेंस्ट केस फाइल करते तो क्या वो वैलिड होता? नहीं, फिर तो वैलिड होता ही नहीं, क्योंकि नया पार्टनर आने के बाद तो रजिस्ट्रेशन वापस से करवाना मोस्ट मैंडेटरी है। देखो, एक पार्टनर की डेथ हो गई है, डेथ इज डीम्ड नोटिस, सबको पता होना चाहिए, इतना बड़ा इवेंट है वो, लेकिन आपने एडमिशन किया है, रिटायरमेंट हुआ है, तो उस केस में तो नोटिस कंपल्सरी देना ही पड़ेगा। आई बात समझ में?
ठीक है, नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अंडर सेक्शन 39 to 47। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म दो अलग अलग चीजें हैं और इनका डिफरेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है गाइस। 5 ही पॉइंट्स है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस, एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब बिजनेस तो कंटिन्यू है ही, फर्म का सिर्फ हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्म वाइंड अप हो रही है, यानी एसेट्स रियलाइज हो रही है, लाइबिलिटीज का हम पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सिर्फ रीवैल्यूएशन हो रहा है एसेट्स और लाइबिलिटीज का। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कोर्ट के ऑर्डर से ही फर्म डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट ऑर्डर्ड बाय कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन we may not involve dissolution of firm। फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हमें मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में बात करनी है, तो डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और वॉलंटरी डिसोल्यूशन कब होता है, कैसे होता है? तो पहला डिसोल्यूशन होता है अग्रीमेंट्स। ठीक है, सो फर्म डिसॉल्व होगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड अकॉर्डिंग विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। सो पार्टनरशिप फर्म को अगर हमें डिसॉल्व करना है तो हमें सारे पार्टनर्स का कंसेंट लगता है, और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट में मतलब ये पावर होना चाहिए कि भैया के पार्टनर्स कंसेंट के साथ डिसॉल्व कर सकते हैं। कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, हमने हमारी मर्जी से ही कर लिया। नंबर 2, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। हम एक पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे थे और वो बिजनेस सडनली इलीगल हो गया, अब वो काम ही नहीं बचा, तो पार्टनरशिप कैसे बचेगी? हमें क्या करना पड़ेगा, उसी समय उस पार्टनरशिप को, उस बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा, वहीं पर खत्म करना पड़ेगा। सो फर्म इज कैरिंग ऑन एनी बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग एनी पर्टिकुलर केमिकल, और लॉ पास हो जाता है कि भैया वो केमिकल ही बैन हो गया है, तो उस केस में अब क्या हो गया, इनका बिजनेस ही इलीगल हो गया, और क्योंकि बिजनेस इलीगल हो गया यहाँ पर पार्टनरशिप हमें खत्म करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी। कुछ कंटिंजेंट इवेंट आ गए हैं बीच में, जैसे कि फिक्स पीरियड पार्टनरशिप थी, फिक्स पीरियड खत्म हो गया। पार्टनरशिप कैरी ऑन करने के लिए थी एक या एक से ज्यादा एडवेंचर, वो एडवेंचर खत्म हो गए। पार्टनर की डेथ हो गई और वो मेन पार्टनर था, तो हमें फर्म डिसॉल्व करनी पड़ी। या फिर कोई एक या एक से ज्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हैं, बचे हुए पार्टनर्स लाइबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए हमने फर्म को डिसॉल्व कर लिया। समझ गए? इनमें से इट कुड बी एनी ऑफ दीज रीजन जिसकी वजह से फर्म डिसॉल्व हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिसोल्यूशन बाय नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। अगर कभी भी पार्टनरशिप एट विल है, यानी पार्टनर्स जब चाहें तो अपनी मर्जी से आपस में एक दूसरे को नोटिस देकर ही सिर्फ फर्म को डिसॉल्व करवा सकते हैं। तो जैसे ही वो एक दूसरे को नोटिस देते हैं, पार्टनरशिप एट विल है, सारे पार्टनर्स अग्री करते हैं, तो बात खत्म है ना। Will it form a valid partnership? Yes. Will it dissolve partnership in a valid manner? Yes. तो हमें क्या करना है, पार्टनरशिप एट विल में एक जनरल नोटिस है ना, सारे पार्टनर्स अगर एग्री कर लेंगे तो मतलब बात खत्म। ओके, नेक्स्ट, डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट को कब इन्वॉल्व होना पड़ता है ना, व्हाट आर द सिचुएशन जहां पर कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। सबसे पहले, अगर कोई भी पार्टनर इनसेन या अनसाउंड माइंड का हो जाता है, ठीक है, सो इफ देयर इज एनी पार्टनर जिसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है और उसके कारण बाकी के पार्टनर्स ठीक से बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर पा रहे, और वो जो सिकनेस है वो टेम्पररी नहीं है, परमानेंट नेचर की, हमें पता है अब ठीक नहीं होगी, तो हम कोर्ट के पास जा सकते हैं, कोर्ट ऑर्डर देकर पार्टनरशिप को बंद करवा सकता है। सिमिलरली, अगर किसी भी तरह का परमानेंट इनकेपेसिटी हो गया है कभी किसी भी पार्टनर में, यू नो, अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर हु इज सुइंग, अगर उस पार्टनर को कोई भी तरह का परमानेंट इनकेपेसिटी हो गया, परमानेंटली वो काम नहीं कर पा रहा है, कोई परमानेंट इलनेस हो गया, तो भी कोर्ट के ऑर्डर से फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट, बाय मिसकंडक्ट। कभी अगर ऐसा लगता है कि पार्टनर ने किसी भी तरह का मिसकंडक्ट किया है, कोई भी ऐसी हरकत करी है जो उसको नहीं करनी चाहिए, ठीक है, सो उस केस में भी क्या होता है कि यार यू नो इंपॉर्टेंट चीजें ढंग से नहीं कर रहा है, कोई भी चीजें गड़बड़ कर रहा है,
तो भी हम कोर्ट में केस करके पार्टनरशिप को एंड करवा सकते हैं। सिमिलरली परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कभी भी अगर कोई पार्टनर बार बार हमारे आपस के कॉन्ट्रैक्ट को, बेसिक क्या होता है पार्टनरशिप में, यूनिट 2 में अभी पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा अभी कि पार्टनरशिप के अंदर सबसे बेसिक सेक्शन नंबर 9 कहते हैं यार एक दूसरे के भरोसे का काम करना है हमें, है ना, वी नीड टू वर्क फॉर ईच अदर्स बेनिफिट। अब हम वही नहीं कर रहे हैं, हम लोग बार बार कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हैं, हम एम्बिजलमेंट कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, गलत बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे रहे हैं, कैश जितना अलाउड है उससे ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग दिखा नहीं रहे हैं, बार बार पार्टनर रिक्वेस्ट कर रहा है फिर भी हम नहीं दिखा रहे, तो भी कोर्ट डिसॉल्व करवा सकता है। ठीक है। सिमिलरली इंटरेस्ट अगर हम किसी को ट्रांसफर कर देते हैं और हमारा ट्रांसफर ही ऐसा है जिसके साथ बाकी लोग काम करना ही नहीं चाहते, एवरीवन इज लाइक यार नहीं इस बंदे के साथ नहीं काम करना है हमको, इट कुड ऑल्सो बी द रीजन। एंड परपैचुअल या कंटिन्यूअस लॉसेस, हमारा बिजनेस ऐसा है जो सिर्फ लॉस 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 करे जा रहा है, तो भी हम इस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं। एंड जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, इससे और कुछ मिलता जुलता अगर रीजन है दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल, लाइक डेडलॉक ऑफ मैनेजमेंट, पार्टनर्स आपस में बात नहीं कर रहे हैं, अगर लॉस ऑफ सबस्ट्रैटम है, आपसी भरोसे का नुकसान हो रहा है, या गैम्बलिंग की तरह कुछ है, तो दिस वुड बी द रीजन। ओके, सो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, दिस इज विदाउट कोर्ट ऑर्डर एंड दिस इज विद कोर्ट ऑर्डर्स। यहाँ पर आई होप तुम्हारा कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर होगी तो रिजॉल्व हो गई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन क्या है। देखो यार डिसोल्यूशन हो गया फर्म, वो तो ठीक है, अब व्हाट विल हैपन आफ्टर डिसोल्यूशन है ना, वी नीड टू डिस्कस ऑन दैट कि अगर पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो गए तो उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, सही है कि नहीं है। सो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज लाइक प्रीटी कूल कि लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनर्स ने कुछ भी किया तो उनकी लाइबिलिटी क्या होगी। ओके, सो consequent to the dissolution of partnership firm, partners have certain rights and liabilities। जैसी फर्म डिसॉल्व हो जाए तो उसके बाद भी पार्टनर्स के पास डेफिनेटली कुछ तो राइट्स है, कुछ तो लाइबिलिटीज है, डेफिनेटली होनी भी चाहिए। ओके, सो डिसोल्यूशन के बाद में भी पार्टनर्स अभी भी लाइबल होते हैं थर्ड पार्टी के लिए जब तक कि वो पब्लिक नोटिस ना दे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी वो पार्टनरशिप बंद करना चाहे, एंड करना चाहे, तो उन्हें सबसे पहली चीज करनी चाहिए कि उन्हें पब्लिक नोटिस देना चाहिए। ठीक है, जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर जैसे वो पब्लिक नोटिस दे देता है फिर वो लाइबल नहीं होंगे थर्ड पार्टी के लिए। लेकिन अगर उन्होंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो क्या होगा पता है आपको, तो उस केस में मान लीजिए हमने फर्म तो डिसॉल्व कर ली है लेकिन एक पार्टनर अभी भी फर्म के नाम से लोन लेता जा रहा है, कुछ करता जा रहा है, तो हम कंटिन्यू लाइबल होते रहेंगे। ओके, राइट, कौन लाइबल नहीं होगा, डिजीज्ड पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है, या फिर इंसॉल्वेंट पार्टनर वो लाइबल नहीं होगा, या डॉर्मेंट पार्टनर अगर कोई है तो वो भी लाइबल नहीं होगा। जिसको लोगों को पता ही नहीं है पार्टनर अभी ऑब्वियसली वो लाइबल नहीं होगा, बाकी सारे लाइबल होंगे। नेक्स्ट, हर एक पार्टनर का अधिकार है कि जब भी हम लोग डिसीजन कर रहे हैं कि हम फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं तो बिजनेस को भी वाइंड ऑफ करवाए। वो कह रहे यार अभी हो गया, सरप्लस बांटो, डेफिसिट है तो ले लो, पर बिजनेस अब एंड करो, तुमको वापस से बिजनेस करना, नया चालू कर लेना इसी फर्म के नाम से, अब ये तो नहीं चलेगा, बैलेंस शीट एक बार तो क्लोज होगी। ओके, कंटिन्यूइंग ऑफ अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। सो जैसे ही पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है, हर एक पार्टनर की जो अथॉरिटी होती है वो सिंपल है ना कि पार्टनर्स बाइंड है फर्म के लिए, जो भी बाकी के म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशंस है पार्टनर्स को एज इट इज रहेंगे। सो बेसिकली इट इज नेसेसरी टू वाइंड अप द अफेयर्स ऑफ द फर्म and to complete the transactions but unfinished at the time of dissolution but not otherwise। so कुल मिलाकर यहाँ पर क्या है, कोई भी पार्टनर अगर adjudicated as insolvent हो जाता है तो उस केस में आप वो चाहे खुद करता है, रिप्रेजेंट करता है खुद को, या फिर नोइंगली परमिट करता है टू बी रिप्रेजेंटेड एज इंसॉल्वेंट, तो भी उस केस में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट, सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, सेक्शन नंबर 48। सेक्शन नंबर 48 क्या कहता है,
पार्टनरशिप अकाउंट से उसको सेटल कैसे करेंगे अपन लोग? हमने कहा फर्म बंद कर देंगे, सब क्लोज कर लो, लेकिन कैसे? सबसे पहले अगर कोई डेफिशिएंसीज है, जैसे कि लॉसेस है, उसको सेटल करना है ना। फिर एसेट्स बेचेंगे, एसेट्स बेच के थर्ड पार्टी का कोई लोन है उसको चुकाओ, पार्टनर्स का कोई लोन है उसको चुकाओ, ओके। फिर उसके बाद में पार्टनर के कैपिटल का पेमेंट करो, और फिर अगर बच गया, स्ट्रेंजली कुछ बच गया, तो फिर पार्टनर्स को आपस में बांट दो एज द प्रॉफिट ऑफ द फाइंडिंग का, ठीक है। अगर डेफिशिएंसी आती है हम डेफिशिएंसी भी बांट लेते हैं, और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी। सो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ देखो, एक पार्टनर का कंट्रीब्यूशन कितना था 6,60,000, दूसरे का कितना था 40,000, टोटल मिलाकर कितना हुआ 7 लाख। अब एसेट बेच के कुल ही 2 लाख रुपए है, तो 5 लाख अब क्या है, डेफिशिएंसी है, तो उन दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। समझ गए? नॉर्मली आपको डेफिशिएंसी ही मिलेगी पार्टनरशिप फर्म में। डिसोल्यूशन के टाइम पे डेफिशिएंसी, सब अच्छा चलता है तो बंदी क्यों करते हैं। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड ऑफ सेपरेट डेट, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनर्स का खुद का भी बहुत सारा लोन पेंडिंग है और फर्म का भी बहुत सारा लोन पेंडिंग है, पहले किसको पे करेंगे? फर्म की एसेट बेचिए ना, पहले आप फर्म का ही डेट पे करोगे। बच गया, एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, तो पार्टनर का डेट पे कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई है, एंड इफ एनी वन ऑफ यू इज प्लानिंग फॉर लाइक ये वाला नहीं अगला वाला अटेम्प्ट, सो गाइस आप महापैक या महापैक प्रो ले सकते हो हमारी वेबसाइट से जाकर, और अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है। वेबसाइट पे जाके महापैक प्रो ले सकते हो। एंट्री पॉइंट भी आ रहा है हमारा अभी 22 को, तो तब से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है गाइस।